प्रमुख जीवन कौशल होते हैं? डब्ल्यूएचओ ने कितने कितने प्रकार के जीवन कौशल स्वीकार किए हैं? इससे पहले आपने डब्ल्यूएचओ की परिभाषा पढ़ी कि डब्ल्यूएचओ ने परिभाषित किया कि जीवन कौशल होता क्या है। तो जब आप डब्ल्यूएचओ की परिभाषा पाओगे तो वो कह रहा है कि जीवन कौशल जो है कुछ हमारे जीवन के अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार की दक्षताएँ या क्षमताएँ होती हैं, जो हम जीवन की समस्याओं से समाधान करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। वो कौन-कौन से 10 कौशल होते हैं जिसको डब्ल्यूएचओ ने बताया? उसमें सबसे पहले आता है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस जिसको बोला जाता है। ये सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? आत्म जागरूकता वह संप्रत्यय है जिसके द्वारा अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी कमी, अपनी मजबूती, अपनी रुचि, अपनी ज़िम्मेदारी आदि को व्यक्ति समझता है। मैं क्या हूँ? मैं क्या बनूँगा? और मेरी क्षमता क्या है? इस बात को महसूस करना, यही होता है सेल्फ अवेयरनेस। बताइएगा कि क्या हमारे जीवन को सही तरीके से संचालित करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि नहीं? सबसे बड़ी ज़रूरत तो सेल्फ अवेयरनेस की ही होती है क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को समझ गया, वो सारी दुनिया को समझ जाएगा। जटिलताएँ बाहर नहीं होती हैं, जटिलताएँ हमारे अंदर होती हैं। समस्याएँ बाहर नहीं होती हैं, समस्याएँ हमारे मस्तिष्क में होती हैं, जिसे हम समाधान कहते हैं। जहाँ हमें समाधान की ज़रूरत होती है, हम वहाँ समस्या गिनते हैं। जहाँ समाधान का उपाय सुझाना चाहिए, वहाँ समस्याओं की जटिलता गिनते हैं और जब समस्या ढूँढी जाएगी, ध्यान से समझना, जीवन ही समस्या है और जब हम समस्याओं को सिर्फ़ ढूँढें, तो आपका मस्तिष्क समस्या क्रिएट भी करता है। व्यक्ति की समस्याओं को ढूँढना नहीं चाहिए उसे, बल्कि समाधान की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। समाधान वह तकनीकी होती है, वह मैकेनिज़्म होता है समाधान, जिससे समस्या भी सही मायने में पारिभाषित हो जाती है। छोटी बात नहीं है ये, बड़ी दार्शनिक बात है, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, बहुत तार्किक बात है कि हम जितना ज़्यादा समस्याओं को गिनने में परेशान होंगे, समाधान से उतना ज़्यादा दूर होंगे। हमें समस्याएँ गिनने की ज़रूरत नहीं होती, हमें समाधान की सोचने की ज़रूरत होती है और जैसे ही समाधान की तरफ आप जाओगे, समस्या अपने आप बाहर आ जाएगी। समाधान का पहला ही चरण होता है समस्या की पहचान करना। तो ये तब संभव है जब सेल्फ अवेयरनेस हो जाए। अपनी क्षमता को व्यक्ति जान ले, वो क्या है और वो क्या कर सकता है, वो क्या बनेगा, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी कमी क्या है, उसकी योग्यता क्या है। जब ये व्यक्ति स्वयं के बारे में जान लेता है ना, यहाँ से आपके जीवन की आने वाली समस्याएँ आपके सामने नतमस्तक होना शुरू कर देती हैं। व्यक्ति के साहस से बड़ी कभी कोई समस्या होती ही नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपने साहस को जानता ही नहीं है, तब कोई भी समस्या उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। और व्यक्ति अपने साहस को कैसे जानेगा? सेल्फ अवेयरनेस इसी को बोला जाता है। इसके बाद नंबर आता है दूसरे कौशल का। दूसरा कौशल होता है प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण का मतलब होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से अभिव्यक्त करने की क्षमता। जो आपकी बात है, जो आपकी भावना है, जो आपका विचार है, ये सही तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए। कई लोग केवल इसी प्रकार की समस्या में रहते हैं। कई लोगों के जीवन की समस्याएँ खाली इस कारण से होती हैं कि वो सही टाइम पर, सही व्यक्ति से अपनी भावनाएँ और अपने विचार को साझा कर ही नहीं पाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना, समाज में जीना इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक तकनीकी इसके पास और होनी चाहिए कि वह अपने भाव और अपने विचार आसानी से, सही तरीके से दूसरों के समक्ष रख सके। जिसके अंदर ये क्षमता नहीं होती है, अधिकांश वो ऐसी ही समस्याओं में रहता है, जो शायद वो कहता तो वो दूर हो जाती। प्रभावी कम्युनिकेशन की कमी, सामने आने वाले व्यक्ति की भाषा, यानी जिनसे भी आप इंटरैक्ट कर रहे हो, जिनसे भी आप मिल रहे हो, उस व्यक्ति की भाषा, उसकी मनोदशा आदि को समझते हुए अपनी बातों को व्यक्त करना। कहते हैं ना कि सही मौका देख कर के सही बात बोलना, सही मौका देख कर के सही बात बोलना, यही होता है समय की पहचान करना। यही है प्रभावी कम्युनिकेशन। और ना बोलना भी, कई जगहों पर ऐसा भी मौका आता है जहां पर ना बोलना भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है और सही समय पर हाँ और ना बोलना यह भी इसी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। कोई व्यक्ति आपको किसी भी काम के लिए कहे और आप तात्कालिक तौर पर हाँ बोलो और आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो ही ना, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और आप क्या कर सकते हो, आप इस बात का मूल्यांकन ना करो और कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी कार्य आपको दी जाए और आप हाँ बोल दो कि मैं कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस, जहां पर आपके सेल्फ अवेयरनेस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल दोनों को डिस्टर्ब कर देगा। वहां पर ना बोलना था, वहां पर हाँ बोला और जहां पर हाँ बोलना था, वहां पर ना बोला। जो कर सकते थे उसको किए नहीं और जो करना नहीं था उसको करे जा रहे हैं। यही जीवन की उलझन है।
और ये लाइफ स्किल की कमजोरी मानी जाती है। समस्या का समाधान ये अगला स्किल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको बोलते हैं, अनुभव से लाभ उठाना इसको कहते हैं। जिसके पास अनुभव की जमा पूंजी जितनी ज़्यादा होती है, वो अपने अनुभव से लाभ उतना बेहतर उठाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन की समस्याओं का समाधान करने में कुशल और निपुण होता है। समस्या को समझना, उसका विश्लेषण करना तथा समाधान के लिए प्रयास तथा तथ्यों को इकट्ठा करना, यही होता है समस्या का समाधान करना। कोई समस्या है कैसी, इसकी पहचान कर लेना, समस्या के विभिन्न पदों का विश्लेषण करना और उसके बाद समाधान के उचित प्रयास करना, उसके लिए जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी सूचनाएँ हैं, जितना भी पूर्व का अनुभव है, जितनी भी पूर्व की जानकारियाँ हैं, सबका तालमेल बनाना, ये होता है समस्या का समाधान करना। इसके बाद अगला स्किल जो डब्ल्यूएचओ ने समझाया, वो समझाया था निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग जिसको बोला जाता है। निर्णय की क्षमता, जिस व्यक्ति के पास जितनी कुशल निर्णय की क्षमता होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों का सामना उतना बेहतर करता है। सही समय पर, सही तरीके से, सही कार्य व व्यवहार का चयन करना, यही होता है निर्णय। हाँ और ना कहने का सही समय और मौका चुनना, इसी को बोला जाता है डिसीजन। और ये तब होता है आत्म जागरूकता, लोगों की पहचान, समय की पहचान, परिस्थितियों की समझ व्यक्ति के निर्णय क्षमता को मजबूत बनाती है। निर्णय लेने के लिए आप अपने डिसीजन को बेहतर करें, निर्णय की क्षमता साबित करने के लिए आपको इतनी जरूरत पड़ेगी, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरी क्षमता क्या है, मैं हूं क्या, मेरी योग्यता, मेरी रुचि क्या है, मेरी कमी क्या है। जब आप इसे जानते रहोगे, निश्चित है डिसीजन आप, और खाली डिसीजन इसी बात पर नहीं हो जाता है, मेरी क्षमता जो है वो किस मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में है, जिस मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में हम जी रहे हैं। आपको हमने एक सिद्धांत बता दें, क्षेत्र सिद्धांत जो कुर्तलेविन का है। कुर्तलेविन ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसे आप क्षेत्र सिद्धांत कहते हो, तलरूप अधिगम का सिद्धांत कहते हो, ये कुर्तलेविन ने भी यही बात समझाता है। कुर्तलेविन और कुछ नहीं समझाता, यही समझाता है कि जीवन की वास्तविक धरातल पर अपनी जरूरत और अपनी मांगों के अकॉर्डिंग जब हम अनवरत आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन से संघर्ष करते रहते हैं, जीवन पथ में आने वाले जितने भी व्यवधान हैं, व्यक्ति को उन व्यवधान से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, उनका डट करके मुकाबला करना चाहिए। यही उसका जीवन होता है, यही उसकी लर्निंग होती है। यही क्षेत्र सिद्धांत में वो बताते हैं कि व्यक्ति जहाँ पर रहता है, व्यक्ति अपने जीवन में ना 2 प्रकार के एनवायरनमेंट में घिरा होता है। एक उसका सोशल एनवायरनमेंट होता है, सामाजिक वातावरण, और एक उसका होता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण हमेशा सामाजिक वातावरण से प्रेरित और प्रभावित दोनों होता रहता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण का मतलब क्या है, इसको समझना। जैसे आप विद्यार्थी हो, जैसे आप विद्यार्थी हो, तो आपका कई रोल है। आप एक विद्यार्थी के रूप में हो और समाज की एक इकाई के रूप में भी आप जीवन जी रहे हो। आपका गाँव समाज भी है। वो सामाजिक वातावरण हो गया, वो सामाजिक दुनिया हो गई। और जो आपने विद्यार्थी का कार्य कर रहे हैं आप, जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, ये आपका मनोवैज्ञानिक वातावरण है। सामाजिक वातावरण ही हमें आगे बढ़ने की ललक देता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण हमें संघर्ष करना सिखाता है। इसी कारण से आप अपना गाँव समाज छोड़ करके किसी ऐसे शहर में जाते हो, जहाँ पर उसी प्रकार का एनवायरनमेंट हो। मतलब हमारी प्रकार के लोग हों, जहाँ पर हम तैयारी जैसी कर रहे हैं, उसी तरह तरीके की तैयारी करने वाले लोग हों। ये आप मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए ऐसे जगह को चुनते हैं। जो मनोवैज्ञानिक जगह है, मनोवैज्ञानिक वातावरण है, ये सामाजिक वातावरण से हमेशा डिस्टर्ब होता रहता है। जो जितना ज़्यादा सामाजिक वातावरण के अनुभव का अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण में प्रयोग कर लेता है, वो व्यक्ति उतना जल्दी अपने संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ने कहा जाता है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, उसे आप अपने सामाजिक जीवन में ढूँढने का प्रयत्न करो। सारे कंटेंट, सारी तकनीकियाँ, सारे सिद्धांत, सारे नियम हमारे सामाजिक जीवन में बिखरे पड़े हुए हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण में जो तथ्य, जो सिद्धांत, जो नियम सीख रहे हैं, उसकी उपादेयता को हम अपने सामाजिक जीवन में ढूँढें, और जब ये तालमेल बन गया तो आप अपने संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ये निश्चित है। 17 बार आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। अंतिम बार जब वो पराजित होकर के गया, एक गुफा में छुपा, और जिस गुफा में छुपा तो उसने देखा कि एक मकड़ी नीचे गिर जा रही है, अपने जाले पर चढ़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन बार-बार नीचे गिर जा रही है, फिर प्रयत्न कर रही है, फिर गिर रही है, फिर प्रयत्न कर रही है, फिर गिर रही है, फिर प्रयत्न कर रही है, और एक अंतिम प्रयत्न में वह सफलता प्राप्त कर लेती है। उस व्यक्ति को अपने उस मनोवैज्ञानिक वातावरण में, उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या है? संघर्ष। उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण संघर्ष है, युद्ध है, राजनीति है, लेकिन इसके इतर भी उसका अपना सामाजिक जीवन है। और ये वो सामाजिक जीवन में ना प्रकृति की सभी वस्तुएं हमें प्रेरणा देती हैं। सामाजिक जीवन की प्रकृति की सभी वस्तुएं हमें प्रेरणा देती हैं। हमें उससे सीखने की जरूरत होती है, और उसने उससे सीखा कि इसका अंतिम प्रयास इसको सफल बनाया, तो मैं भी सफल हो सकता हूं।
बस वहीं से प्रेरणा लेकर के वो मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होकर के अगली बार युद्ध करता है और विजय प्राप्त कर लेता है। चलिए, सृजनात्मक सोच की बात करें। सृजनात्मक सोच ये क्या होती है कि नए और मौलिक तरीके से अपनी सोच का प्रयोग करना। हर व्यक्ति के पास अनुभव होते हैं, हर व्यक्ति के पास ज्ञान होते हैं। ज्ञान और अनुभव का पिटारा आपके पास हो, ये मायने नहीं है। मायने ये होता है कि अपने ज्ञान और अपने अनुभव के पिटारे से आप किसी मौलिकता का, ओरिजिनलिटी का निर्माण कर लें, नएपन की खोज कर लें, कि जैसा और कोई नहीं किया हो वैसा कर लें आप। इसी को बोलते हैं सृजनात्मक सोच, औरों से हट करके सोचना। एक होता है समानुभूति। समानुभूति को एम्पैथी बोला जाता है इंग्लिश में। समानुभूति को एम्पैथी बोला जाता है। और एक होता है सहानुभूति, जिसे सिम्पैथी बोला जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, पहले मैं मौखिक ऐसे ही समझा दूँ। सहानुभूति के लिए, सहानुभूति के अंदर होगी, इसके लिए आपको अपनी इसी आँख से दूसरे व्यक्तियों के दुःख को महसूस करने की ज़रूरत होती है। जब हम अपने इस आँख से, भौतिक शरीर में प्राप्त हुई आँख से, जब हम किसी के दुःख को देख करके, जब दया हमारे अंदर जन्म लेती है, सहयोग हमारे अंदर जन्म लेता है, तो इसे सहानुभूति कहा जाता है। समानुभूति में मन की आँखों से देखना पड़ता है। समानुभूति में मन की आँखों से देखना पड़ता है। समानुभूति का मतलब है कि सम प्लस अनुभूति, यानी उसके समान अनुभूति करना, ये सम अनुभूति है। और उसके साथ अनुभूति करना सह अनुभूति है। किसी के साथ अनुभूति करना और किसी के समान अनुभूति करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। किसी के साथ अनुभूति करने का मतलब ये है कि हम इस आँख से देखें, इस कान से सुनें, तो ये सहानुभूति जन्म लेती है। और जब मन की आँखों से किसी दुःख को, किसी की वेदना को हम महसूस कर लेते हैं, तब वो समानुभूति होती है। और सही जीवन जीने के लिए ये दोनों स्किल होने चाहिए। समानुभूति के साथ-साथ सहानुभूति। पहले सहानुभूति विकसित होती है, फिर समानुभूति विकसित होती है। समानुभूति होती है स्वयं को दूसरों की जगह पर रख कर के सोचना, दूसरों की परेशानियों को समझना। समानुभूति में दूसरों के दुःख को मन की आँखों से देखना होता है। सहानुभूति दूसरों को दुःख में देखकर उसके प्रति मन में उत्पन्न भाव, भौतिक रूप में दिखाई देता है ये। भौतिक रूप में दिखाई देने का मतलब ये है, किसी को रोता, बिलखता और चोट से, बीमारी से कराहता हुआ देख लेते हैं हम, तो हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है वो सहानुभूति होती है। सहानुभूति में मदद हो भी सकती है, मदद नहीं भी हो सकती है। लेकिन समानुभूति में मदद निश्चित होती है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक होता है, ये हमारा खुद का मनोविज्ञान होता है और ये सामाजिक मनोविज्ञान होता है। यहाँ पर सामाजिक मनोविज्ञान और अपने स्वयं के मनोविज्ञान दोनों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर केवल सामाजिक मनोविज्ञान होता है। समाज में हम किसी भी पीड़ित व्यक्ति को किसी दूसरे के द्वारा मदद करते हुए देख लेते हैं, तो जब किसी पीड़ित व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति मदद कर रहा होता है, तो जो मदद कर रहा होता है उसके अंदर निश्चित तौर पर समानुभूति पैदा हुई है। ये देख करके हमारे अंदर सहानुभूति पैदा होती है दोनों के प्रति। उम्मीद है कि अब आपको समानुभूति और सहानुभूति समझ में आई होगी। इसके बाद अगला कौशल होता है जिसे बोला जाता है अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन जिसको बोला जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशन क्या होता है कि समाज तथा लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे अंतर्वैयक्तिक संबंध को बेहतर बनाता है। इंटरपर्सनल रिलेशन की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि हम समाज के लोगों के प्रति सकारात्मक हों। जब तक समाज के लोगों के प्रति और व्यवस्था के प्रति सकारात्मकता हमारे अंदर नहीं जन्म लेगी, हम कभी भी अंतर्वैयक्तिक संबंध में मजबूत नहीं होंगे। जब हमें दुनिया बुरी नजर आएगी, हमारा नजरिया खराब हो जाए, हमको दुनिया में जितने भी लोग हों सभी चोर और बेईमान नजर आएँ, सभी कपटी नजर आएँ, सभी चरित्रहीन, आचरणहीन नजर आएँ, तो हमारा किसी से संबंध बनेगा? हमारा रिलेशन कभी हो सकता है किसी से? आज का समाज और आज के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। आज जो सामाजिक जीवन में जितने ज़्यादा संघर्ष और टकराव की स्थिति बनी हुई है ना, नज़रिए का दोष है केवल। हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम केवल स्वार्थ पूर्ति हेतु जुड़े होते हैं। जितना ज़्यादा समाज पढ़ा-लिखा और आधुनिक होता जा रहा है, उतना ज़्यादा ये समस्या फैलती जा रही है कि लोग केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के संबंधों में आ रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति का नज़रिया दूसरे के प्रति खराब है। हर व्यक्ति मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। ऐसे में जिसका नज़रिया ठीक भी होता है, जब उसका शोषण हो जाता है, तो उसका भी नज़रिया बिगड़ जाता है। और सबको एक सिरे से लगने लगता है कि इसको मौका मिला है, ये हमारा यूज़ कर रहा है, इसको मौका मिल रहा है कि ये हमारा शोषण कर रहा है। यही होता है नज़रिए का। दुनिया में लोगों के नज़रिए अगर खराब हो जाएँ, तो सबसे बड़ी जटिलता जीवन जीने की जटिलता हो जाएगी। आपको सर्वत्र कठिनाई ही कठिनाई नज़र आने लगेगी। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरतियाँ देखी तैसी।
तुलसीदास ने लिखा है, ये जाकी रही भावना जैसी, ये भावना जैसी किसकी? यही होता है एटीट्यूड हमारा, यही होता है हमारा दृष्टिकोण या नज़रिया। हमें आप देखें, हमसे आप बात करें और हमारे प्रति आपका नज़रिया ये हो जाए कि कुछ भी नेगेटिव नज़रिया बन जाए। और जैसे ही नेगेटिव नज़रिया हमारे प्रति बन जाएगा, जिस प्रकार की नकारात्मक नज़रिया निर्मित करेंगे आप अपने अंदर हमारे प्रति, हमारे व्यवहार में वही दिखाई पड़ता है। आपको धीरे-धीरे वही दिखाई पड़ने लगेगा। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, हमारे अंदर तैयार होने वाला। जैसे कभी आप कोई गाड़ी खरीदने का मूड बनाते हैं, तो गाड़ी को आप देखते हैं, एजेंसी जाते हैं, गाड़ी देखते हैं, आप अपने गूगल इंटरनेट पर जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी देखते हैं, उस गाड़ी पर ही अपने मित्रों से बातचीत करते हैं। अनुभव की बात बता रहा हूँ। आप महसूस करेंगे कि अचानक से मार्केट के भीड़-भाड़ में या रोड पर वही गाड़ी आपको ज़्यादा दिखाई पड़ने लगती है। बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं? जो गाड़ी खरीदने का मूड आप बनाते हो, आप पाने लगते हो कि वही गाड़ियाँ अक्सर आपको रास्ते पर दिखाई पड़ने लगती हैं, क्योंकि आपका परसेप्शन बना है। तो जैसा परसेप्शन निर्मित करोगे ना, आपका मस्तिष्क उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करने लगता है। नज़रिए का सब खेल है। इसीलिए जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आप पाएँगे, सब एक ही बात को कहते हुए रहते हैं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सकारात्मकता जन्म लाओ, अपने अंदर सकारात्मकता पैदा करो। दुनिया आपको अच्छी दिखने लगेगी और जिसे दुनिया अच्छी नहीं लगती है, जिसे दुनिया खराब ही लगती है, यकीनन इस बात को मान लो आप कि वह व्यक्ति खराब बन जाता है, चाहे उसके अंदर संभावना कितनी ज़्यादा क्यों ना हो। दुनिया बुरी हो, इसको छोड़ो। आप इस बात को मान करके चलो कि दुनिया अच्छी है, क्योंकि आपके अंदर जिस एनर्जी का निर्माण होगा, आप वैसी ही सफलता प्राप्त करोगे। दुनिया बुरी है, उसको उसी जगह बनी रहने दो। आप सकारात्मक होकर के हर चीज़ को मौके के रूप में, अवसर के रूप में देखो और जब हर चीज़ को अवसर के रूप में देखोगे, आपको सफलता मिलनी तय है। और जब आप उसी भीड़ का शिकार आप भी बन जाओगे, जहाँ पर लोग पूरी दुनिया को बुरा कहते हैं, पूरी दुनिया को गलत ठहराते हैं, आप भी उसी में दुनिया को गलत ठहराने और दुनिया को बुरा कहने के लिए तैयार हो गए हो, तो इसका मतलब आपका परसेप्शन बिगड़ गया। आपके अंदर वो बुराई जन्म लेना शुरू कर देगी। आपके अंदर वो व्यवहार जन्म लेना शुरू कर देगा। दुनिया क्या कर रही है? बुरी है कि भली है? इस बात से तटस्थ होकर के बेशक चीज़ें परेशान करेंगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। उससे आपको परेशानियाँ भी आएँगी। लेकिन फिर भी आप अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखो और जैसे नदी की जलधारा आगे बहती रहती है, वैसे बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो। कभी तो आपके अनुकूल धरातल मिलेगा। नदियाँ पहाड़ों में जब बहती हैं ना, तो अपने आप को सिकोड़ के बहती हैं, सकरी होकर के बहती हैं। सकरी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो परिस्थिति होती है कि वो सकरी हो जाएँगी, तो वो पानी की धार मजबूत हो जाएगी और वो पत्थर को भी तोड़ देंगी धीरे-धीरे करके, जगह बना लेंगी। अगर वो फैल जाएँ, तो वो उनको जीवन भर उसी तरह से फैल करके पहाड़ों पर बहना पड़ेगा। किसी पत्थर का बाल बांका नहीं कर पाएँगी, कभी अपनी मूल धारा का निर्माण नहीं कर पाएँगी। इसीलिए वो पहाड़ों पर चट्टानी इस इलाके में सकरी हो जाती हैं, अपनी मजबूती के लिए। और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में जाती हैं, वो धरातल उनके अनुकूल हो जाता है। वो जितना चाहती हैं उतना विस्तार करके अपनी धारा निर्मित करती हैं। लेकिन इतना भी विशाल नहीं कर लेती हैं कि उनका पानी इतना छिछला हो जाए कि लोग हल्के में लेने लगें। उतना विस्तार भी नहीं प्राप्त करती। मतलब संकीर्णता और विस्तार आपके जीवन का या आपको भी तय करना होगा परिस्थितियों को महसूस करते हुए। कितना हमें संकीर्णता में कितना हमें सिकुड़ना है और कितना हमें फैलना है, हमें विस्तार कितना प्राप्त करना है और हमें अपने आप को संकीर्ण कितना बनाना है, ये दोनों परिस्थितियों का मूल्यांकन आपको करना होगा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। संकीर्णता अधिक हो जाने से भी अस्तित्व समाप्त होता है और विस्तार ज़्यादा हो जाने से भी नदियों का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसका पानी बड़ा छिछला हो जाएगा और जितना ज़्यादा छिछला होगा पानी, अधिकांश भाग में ठहराव पैदा हो जाएगा। जहाँ पर ठहराव नहीं भी रहेगा, वहाँ पर भी एक छोटी चट्टान गिर करके उसकी जलधारा के रुख को मोड़ देगी। परिस्थितियाँ उसे मोड़ेंगी फिर, वो नहीं। ठीक है ना? चलिए, समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जहाँ पर हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी स्थान के पक्ष और विपक्ष दोनों पर सोचते हैं। मेरिट और डिमेरिट दोनों पर विचार करते हैं। जो केवल मेरिट पर और जो केवल डिमेरिट पर, जो केवल गुण या केवल दोष पर विचार करता है, वह व्यक्ति समालोचनात्मक चिंतन वाला व्यक्ति नहीं होता है। और जो केवल नेगेटिव पहलू पर विचार करता हो, नकारात्मकता पर ही सिर्फ ध्यान देता हो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना के, घनघोर नकारात्मक व्यक्ति होता है। वह आलोचनात्मक प्रवृत्ति कहलाती है, समालोचनात्मक प्रवृत्ति नहीं कहलाती है। समालोचना, सम यानी बैलेंस्ड, गुण, दोष दोनों पर विचार करना, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के सभी पहलुओं पर विचार करना।
और हर वस्तु इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएँ हैं, हर वस्तु के 2 गुण होते हैं। उससे लाभ भी होते हैं, उससे हानि भी होती है, उसका गुण भी होता है, उसका दोष भी होता है। सर्प ज़हरीला होता है और खाली इसी बात से वो हमारा दुश्मन हो जाए और खाली इसी बात पर हम उसे नष्ट कर दें पूरी सृष्टि से, तो बिना जाने, बिना समझे हम अपने चारों तरफ मौत पैदा कर देंगे। सर्प ज़हरीला होता है, ये हमारे लिए उसकी नकारात्मकता हो सकती है, ये हमारे लिए उसका दोष हो सकता है, लेकिन ये उसका ज़हरीला होना उसके लिए गुण है, क्योंकि उसका जीवन उसी पर है और ज़हरीला होता है, वायुमंडल से वो दूषित हवाओं को खींचता है। वो ज़हरीला ना रहे तो वायुमंडल से दूषित हवाओं को नहीं खींचेगा। जो एनर्जी का साइकिल है एनवायरनमेंट में, वो खतरे में हो जाए। तो हर चीज़ अपनी जगह पर 2 पहलू लेकर के बैठी होती है। हमें उन दोनों पहलुओं पर मूल्यांकन करना चाहिए। इसके बाद आता अगला कौशल जो आता है संवेगों का नियंत्रण। अपनी तथा दूसरों की संवेदनाओं को समझना और निर्णय लेते समय वास्तविकता को स्वीकार करना। भावुक होकर लिया गया निर्णय आपको जटिल समस्या दे सकता है। हम कोई भी निर्णय अपने जीवन में जब अपने इमोशन को कंट्रोल करके लेते हैं तो हम सफल होते हैं और भावुक होकर के लिया गया निर्णय हमेशा आपको नुकसान देता है, खतरा देता है। तनाव प्रबंधन, तनाव जीवन के समायोजन को बिगाड़ देता है। समय का सम्मान करें, हर काम समय पर पूरा करें, अपने आप को अच्छे कार्यों में व्यस्त रखें, ज़रूरत भर बोलें, ज़रूरत का व्यवहार करें। तनाव का प्रबंधन यही होता है। तनाव सबसे बड़ा वह कारक होता है जो हमारे समायोजन को बिगाड़ने में मुख्य भूमिका निभाता है।